आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम वर्ष के सेमेस्टर की परीक्षा का प्रारूप और उसके संभावित प्रश्नोत्तर के मेथड को लेकर के ये मॉडल प्रश्न पत्र मैंने तैयार किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए और अपनी परीक्षा की तैयारी इस आधार पर की तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 एंड 23 ये एक मॉडल पेपर है जो मैंने प्रिपेयर किया है आपकी सुविधा के लिए। इस पेपर के क्वेश्चन आंसर्स को मैंने एज इट इज जैसा कि प्रतिरूप जैसा प्रारूप यूनिवर्सिटी द्वारा डिक्लेयर किया गया, घोषित किया गया है, मैंने उसके अनुसार बनाया है। लेकिन मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस पेपर के आंसर्स को भी अपने नोट्स में शामिल करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ आगामी पेपर में आपको इससे मदद मिल सकती है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पेपर, शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, टाइम 2 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 75। नोट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑलरेडी इस तरीके के निर्देश जारी हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड आबासा हैं। प्रत्येक खंड में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्न पत्र हल कीजिए। अभ्यर्थियों को केवल अपने उत्तर केवल दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। कोई अलग से उत्तर पुस्तिका बी कॉपी नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। इट मींस आपको एक ही आंसर शीट मिलनी है, इसलिए जितना लिखोगे उतने नंबर आएंगे। कॉपी भरने का टारगेट, इन सबसे दूर हटके टू द पॉइंट क्वेश्चंस को तैयार करिएगा, आंसर्स को लिखिएगा। इन इंग्लिश, this paper consists of 3 sections ABC. Carefully read the instruction and each section in solving the question paper. Candidate will have to write their answer in the given answer copy only. No separate answer copy B copy will be provided. खंड आ के पार्ट को लघु उत्तरी में रखा गया है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। याद रखना, बीएड के प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न होंगे इस खंड में और आपको सारे के सारे प्रश्न करने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो मैंने इसे सॉल्व भी किया है। पहला, जैसे समाजशास्त्र की प्रकृति स्पष्ट कीजिए, क्लैरिफाई द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। आंसर, शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशनल सोसाइटी सोशियोलॉजी। मैंने इसमें आंसर्स को दिखाया है कि कितना एक प्रतिदर्श के रूप में, सैंपल के रूप में आपको आंसर में लिखना है। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक समाज शिक्षा शास्त्र शिक्षा प्रदान करने हेतु सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रगति का आधार है शिक्षा शास्त्र। शैक्षिक समाजशास्त्र समाज के मानव व्यवहार में शोधन का अध्ययन करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र समाज में शिक्षा के उद्देश्य और उपयोगिता को निर्धारित करता है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण और उत्तरदायी तत्वों का अध्ययन करता है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है। विद्यालय और समाज के अंतर संबंध का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र अपनी अध्ययन विधि के कारण विज्ञान के रूप में स्वीकृत किया जाता है। जहां कहीं भी किसी शास्त्र की प्रकृति की बात आती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वो विज्ञान है या कला। तो हमें ये देखना होगा कि शिक्षा शास्त्र के साथ जो समाजशास्त्र है, जो शिक्षा का समाजशास्त्र है, वो एक विज्ञान है, क्योंकि ये कारण और परिणाम का अध्ययन करता है। और जबकि समाज में व्यक्ति को अनुकूलन में सहायता प्रदान करने के कारण यह कला भी है। इस तरीके समाजशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो जाता है। आपको लगभग इतना उत्तर एक प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखना है। ये भी याद रखिएगा कि आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन को करने के लिए 7 मिनट का समय है, उससे ज्यादा समय आप नहीं लगाएंगे। धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं बताइए। स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेक्युलरिज्म। धर्म निरपेक्षता एंड शिक्षा। भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जहां के निवासियों को अपने धर्म को अपनाने और उसी के अनुसार जीवन जीने की और दैनिक क्रियाओं को करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता से आशय यह है कि सरकार द्वारा सेवित किसी भी संस्था में ना तो धर्म विशेष को प्रोत्साहित किया जाएगा और ना ही किसी धर्म विशेष के अनुयायियों को हतोत्साहित किया जाएगा। इस प्रकार सभी नागरिकों को स्वतः अंतःकरण से धर्म को अपनाने और उससे संबंधित कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मनिरपेक्षता की स्थापना निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई है: मानव मूल्यों का विकास, सर्वधर्म समभाव की भावना पर बल,
मानवता और इंसानियत की भावना का संवर्धन, नए वैज्ञानिक संसार के लिए निर्माण के लिए आवश्यक। अब तीसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में शिक्षा की व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन एज ए टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में शिक्षा एक बहुत ही उपयोगी और प्रभावी साधन है। शिक्षा व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता से उत्पादन की उत्पादकता को और बेहतर बना देता है और आर्थिक वृद्धि की दर तेज हो जाती है। शिक्षा के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। तकनीकी का बेहतर प्रयोग संभव, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायक, उत्पादकता में वृद्धि, कार्यकुशलता में वृद्धि, संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, संयोजन और समायोजन में सहायक, बदलाव और रूपांतरण में समायोजन संभव। ये शॉर्ट आंसर्स हैं जिनमें मैंने हेडिंग्स को सम्मिलित किया है। अगर यही लॉन्ग में आता है तो आपको इन्हीं हेडिंग्स का डिटेल देना होगा। चौथा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहले देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना मैंने एज इट इज यहाँ पर लिखी है, अगर आप इसे रट सकते हैं बहुत अच्छा है, ये आपके लिए मार्क्स बढ़ाने का काम करेगा। अन्यथा आप नीचे की लैंग्वेज को फॉलो करें। यह भारतीय संविधान के मूल आदर्श हैं जो प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनैतिक आर्थिक सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के रूप में शामिल है। प्रस्तावना नागरिकों को आपसी भाईचारा और बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के सम्मान और देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करने का संदेश देती है। बंधुत्व का उद्देश्य सांप्रदायिकता क्षेत्रवाद जातिवाद और भाषावाद जैसी भाषाओं की बाधाओं को दूर करना है। पांचवा क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता बताइए। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में इस उद्देश्य से शामिल किया गया है कि इन्हें ध्यान में रखकर नीतियों का निर्धारण किया जाए जिससे एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। वास्तव में संवैधानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से नीति निर्देशक तत्वों का अत्यधिक महत्व है। न्यायमूर्ति हेगड़े के अनुसार यदि हमारे संविधान में कई भाग ऐसे हैं जिन पर सावधानी और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है तो वह भाग 3 और 4 हैं, जो उनमें हमारे संविधान का दर्शन निहित है। भाग 3 फंडामेंटल राइट है और भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है। सरकार का मार्गदर्शन, अंतरराष्ट्रीय शांति में सहायक, जन जागरूकता में सहायक, संविधान की व्याख्या में सहायक, कल्याणकारी, राज्य की स्थापना में सहायक। यहां तक आपका आंसर रहेगा। लोकतंत्रात्मक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन बाय डेमोक्रेटिक एजुकेशन सिस्टम? लोकतंत्र में शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। संविधान की नीड, शिक्षा प्रजातंत्र का आधार और उसकी रीढ़ की हड्डी है क्योंकि इसके द्वारा आर्थिक सामाजिक जनतंत्र स्थापित किया जाता है। शिक्षा के अभाव में व्यवसायिक कुशलता विकास धार्मिक सहिष्णुता और एकता का विकास नहीं कर सकते। प्रशासकीय व्यवस्था के रूप में जनतंत्र के जो दोष दृष्टिगत हैं वो वोटों की राजनीति है, अस्वस्थ प्रतिद्वंदिता है, भ्रष्टाचार, अधिकारों का दुरुपयोग है और अयोग्य व्यक्तियों का जनप्रतिनिधियों के रूप में चुनाव है। इन सब का कारण है उचित शिक्षा का अभाव। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, जनतंत्र की मूल आवश्यकता है देश नागरिकों की शिक्षा अर्थात व्यक्तियों को अपने अधिकारों के साथ सही कर्तव्यों के दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करना। इसकी आवश्यकता को केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन जीवन के हर क्षेत्र में त्याग प्रेम सहिष्णुता सहयोग और सद्भाव इत्यादि गुणों का परिचय देता है। यह कार्य केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है। जहां शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्यालयी शिक्षा के रूप में न होकर के व्यापक रूप में किया गया है। शिक्षा के द्वारा समाज में सभी व्यक्तियों को ऐसे उत्तम आदर्शों का विकास किया जाना चाहिए जिससे जनतंत्र की रक्षा हो सके। इसीलिए हेदरिंगटन ने कहा है जनतंत्रात्मक सरकार शिक्षित जनता की मांग करती है। 7वां क्वेश्चन, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख बाधाएं बताइए। जो स्टेट ब्रीफली
अबाउट द ऑब्स्टिकल ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्रमुख बाधाएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बाधाओं से आशय उन सभी अड़चनों और समस्याओं से है जिनके कारण शिक्षा का प्रसार जन जन तक नहीं हो पाया है। संक्षेप में ये समस्याएं निम्नलिखित हैं। अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम का सही से पालन न होना, सुविधाओं की कमी, अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारधारा का होना, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि का होना, संसाधनों की कमी, योग्य निर्देशन की कमी, लिंग के आधार पर विभेद किया जाना, लड़के को पढ़ाना लड़कियों को ना पढ़ाना, प्राकृतिक बाधाएं, नेचुरल कैलेमिटीज टाइप जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन में बाधक हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता लिखिए। वाई इज इक्वलिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इज नेसेसरी। शिक्षा के सार्वभौमिकरण की क्या आवश्यकता है? इसको सर्वभौगोलीकरण की प्रगति और उससे संबंध उपलब्धियों का आकलन, उसकी आवश्यकता और महत्व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। शिक्षा की सार्वभौमिकरण की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं पर देखा जा सकता है। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षित होना आवश्यक है। समाज का शिक्षित व्यक्ति अपने विकास के साथ ही समाज का विकास करता है। राष्ट्रीय विकास, व्यक्ति अपने शैक्षिक विकास के साथ अपने समाज, समुदाय और राष्ट्र का विकास भी करता है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के विकास के लिए लोकतंत्र की स्थापना एवं उपयुक्त शिक्षा शिक्षित व्यक्ति के माध्यम से ही की जा सकती है। व्यवसायिक प्रगति शिक्षा के द्वारा शिक्षित व्यक्ति कर सकता है और अपने व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करता है। स्वास्थ्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर व्यक्ति वास्तविक जीवन से तालमेल स्थापित कर पाता है। 9वें क्वेश्चन के रूप में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? व्हाट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शिक्षा में अवरोधन को रोकने, यानी एक ही कक्षा में बार बार बच्चों को पढ़ने, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 1986 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों में एक बरामदा, 2 बड़े कमरे होने चाहिए, कम से कम 2 शिक्षक हों जिनमें से एक महिला अध्यापिका हो सकती है। साथ में ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, खिलौने आदि शिक्षण सामग्री पर्याप्त व्यवस्था में हो। 2003 में इस योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया था। सन 2014-15 तक 0% प्राथमिक और 80% 100% ये 100% है प्राथमिक स्कूलों में और 80% उच्च प्राथमिक स्कूलों में इस योजना का लाभ पहुंचाया जा चुका है। तो यहाँ तक खंड ए होगा जो हमारा अनिवार्य होगा और इसके सभी प्रश्नों को हमें हल करना होगा जैसा मैंने ऊपर किया है। आपको उत्तर सारगर्भित, संक्षिप्त और टू द पॉइंट लिखने हैं। खंड बा में देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। The section contains 4 questions in which the question is to be answered as a long question. Each answer carries 15 marks. पहला क्वेश्चन, संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्वों से क्या अभिप्राय है, क्या वे वाद योग्य है या नहीं, विवेचना कीजिए। शिक्षा और लोकतंत्र में संबंध बताइए और उसकी विवेचना कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, राइट ब्रीफली नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एसएसए अलोंग विद इट्स ऑब्जेक्टिव। सर्व शिक्षा अभियान हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट निर्देश है कि भारतीय संविधान, मैंने इसी क्वेश्चन को, चूंकि आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और चारों क्वेश्चंस को विकल्प के रूप में रखा गया है, किसी एक प्रश्न को आपको हल करना है, तो मैंने चौथे क्वेश्चन को यहां पर हल करके आपको सैंपल के तौर पर दिखाया है। सर्व शिक्षा अभियान का महत्व, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट निर्देश था कि सभी संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए। इस संबंध में कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सुझाव दिए गए हैं। इसे लागू करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य एवं निःशुल्क व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की हैं, पर इन सबसे वास्तविक शिक्षा का लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। सन 2020 में भी हम वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं जिसे प्राप्त करने के लिए संविधान में 10 वर्षों का समय निश्चित किया गया था। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवंबर 2020 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी है। सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत
की शुरुआत 2001 में हुई। इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में सभी जिलों में चलाया गया है। यह अभियान 2010 तक 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोविजन रखता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम है जो 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसकी विशेषताओं में समयबद्ध कार्यक्रम, टाइम बाउंड कार्यक्रम का होना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। मैं अब डिटेलिंग नहीं पढ़ रहा हूं चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसको इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डिटेल करते हुए लिखेंगे। गुणात्मक शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन पूरे देश में दी जाए। स्थानीय संस्थाओं की प्रभावशाली सहभागिता को निश्चित करना जिससे कि विद्यालय लेवल पर अच्छी और सुसज्जित शिक्षा व्यवस्था सभी लोगों बच्चों को उपलब्ध कराई जा सके। केंद्र और राज्य स्तर पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप में रिलेशन डेवलप कराया जाए जिससे कि सब कुछ सही से चले। सामाजिक न्याय, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है और समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप में मिले, ऐसा समाज के संविधान के द्वारा निश्चित है। इस तरीके से सामाजिक न्याय को भी सर्व शिक्षा अभियान देखता है। राज्य के अपने दृष्टिकोण का विकास और राष्ट्रीय एकता का विकास। यह कार्यक्रम राज्यों को अधिकार देता है कि वे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करें और राष्ट्रीय एकता स्थापित करें। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य: एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नलिखित है। प्रारंभिक शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 21A को देखा जा सकता है। मैंने बाकी की हेडिंग को डिटेल नहीं किया है, आपको इनको भी डिटेल करना है। वातावरण की शिक्षा, विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा, मूल आधारित शिक्षा को प्रसारित करना, सामाजिक और लैंगिक समानता को बढ़ाना। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य: सर्व शिक्षा अभियान समुदाय द्वारा मिशन द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता के सुर के प्रदान के द्वारा सभी बच्चों को मानवीय क्षमताओं के उन्नयन के लिए एक अवसर प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: 2010 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, सभी बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों को 2006 तक प्राथमिक विद्यालय शिक्षा वैकल्पिक विद्यालय बैक टू स्कूल शिविर उपलब्ध कराए जाए जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। 2007 तक सभी बच्चे अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर लें। प्राथमिक शिक्षा 2010 तक सभी बच्चे 1 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूर्ण कर लें। 2010 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो जाए यानी सभी को शिक्षा प्राप्त हो जाए। स्त्री पुरुष असमानता और वर्ग भेद को 2007 तक पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। जीवन स्तर का गुणात्मक शिक्षा पर बल दिया जाएगा। शिक्षा के को जीवन के साथ जोड़े जाने के उपाय किए जाएंगे। 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना है और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना है। तो ये खंड बा का लॉन्ग क्वेश्चन था। अब खंड सा में देखते हैं। खंड सा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये भी इसके भी नोट्स उसी तरीके के हैं कि प्रस्तुत खंड में दीर्घ 4 उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिनमें एक प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। क्वेश्चंस देखते हैं। मिड डे मील योजना के उद्देश्य और आवश्यकता बताते हुए उसकी कार्यप्रणाली का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन क्या है, इसके विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करते हुए इसका परिचय दीजिए। सीमांतीकरण क्या है, सीमांत वर्गों में प्रगति में शिक्षा की क्या भूमिका है, विद्यालय और शिक्षा को जोड़ने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, प्रकाश डालिए। तो इन 4 क्वेश्चंस में किसी एक क्वेश्चंस को आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करना है क्योंकि ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन विद्यालय को और समाज को जोड़ने में शिक्षक की भूमिका को सॉल्व किया है। भारतीय समाज शिक्षा और शिक्षक में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। प्राचीन काल से ही भारतीय समाज शिक्षक को एक उच्च स्थान प्रदान करता रहा है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था समाज को और समाज को शिक्षा व्यवस्था प्रभावित करती रही है, यानी शिक्षा समाज को और समाज शिक्षा को प्रभावित करता रहा है। इस कार्य में शिक्षक ने एक सराहनीय भूमिका निभाई है। शिक्षक का कार्य केवल शिक्षा प्रदान करना ही नहीं होता बल्कि वह समाज और विद्यालय की कड़ी के रूप में काम करता है। समाज में क्या घटित हो रहा है और उसका प्रभाव छात्रों पर किस प्रकार से परिलक्षित हो रहा है, ये एक शिक्षक से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उनका सूक्ष्म अवलोकन भी करता है, मूल्यांकन भी करता है और अपने साथ जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी के अनुसार वे घर
परिवार, समाज में व्यवहार करते हैं, जिससे विद्यालय में शिक्षा का स्तर, शिक्षा का व्यवहार आदि की जानकारी मिलती है। इस आधार पर हम विद्यालय और समाज को जोड़ने के लिए शिक्षक की भूमिका का संक्षिप्त अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। यहाँ पर आपको इसकी डिटेलिंग करनी है कि एक परिवार और शिक्षक किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ते हैं, विद्यालय और शिक्षक कैसे संबंधित हैं, समुदाय और शिक्षक कैसे संबंधित हैं, पाठचर्या और शिक्षक एक दूसरे से कैसे संबंधित है, शिक्षण पद्धतियां और शिक्षक कैसे संबंधित हैं, शाश्वत मूल्य यानी जो वैल्यूज हैं वो शिक्षक के साथ कैसी हैं, सामाजिक सुधार और शिक्षक कैसे एक साथ देखा जा सकता है, यानी शिक्षक के एक समाज सुधारक के रूप में कैसे काम करता है, विज्ञान और तकनीक को समाज में प्रवर्तित कराने के लिए कैसे वो छात्रों को तैयार करता है, धर्मनिरपेक्षता को किस तरीके से वो बढ़ाता है। तो इसको मैंने यहाँ पर बाद में डिटेल किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये आप नोट्स अपने हाथ तैयार कर सकते हैं। मैं इन नोट्स को बार-बार नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षक और समुदाय के रूप में इस तरीके से आप इसको डिटेल करेंगे और करिकुलम पाठ्यक्रम किस तरीके से निर्धारण होगा, इसका भी एक आधार शिक्षक बनाएगा और शिक्षक ही इस विषय का निर्धारण करेगा। शिक्षण पद्धतियों का चयन शिक्षक करेगा और बच्चों की मानसिक योग्यता के आधार पर सही शिक्षण पद्धति का प्रयोग करके वो शिक्षा देने का प्रयास करेगा। शाश्वत मूल्य, समाज में कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, भावी पीढ़ी किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से सर्वधर्म समभाव की बात हर बच्चा करे, इस तरीके से अपने ज्ञान और अनुभव को शिक्षक भावी पीढ़ी के माध्यम से लगातार हस्तांतरित करता है। समाज में जब कुछ बुराइयां आ जाती हैं, छुआछूत, जात पात, धर्म और वर्ग को लेकर के, तो ऐसे में शिक्षक एक समायोजक के रूप में, एक समायोजनकर्ता के रूप में आगे आता है और समाज में पल रही पीढ़ी को, विद्यालय में पल रही पीढ़ी को समाज की नई पीढ़ी के रूप में वो शिक्षित करता है और एक नया समाज बनाने की कोशिश करता है। वैज्ञानिकता और शिक्षक किस तरीके से संबंधित हैं, तकनीकें किस तरीके से विज्ञान में आई हैं, कौन कौन सी तकनीक का प्रयोग कहाँ किया गया है, सेक्युलरिज्म और टीचर यानी धर्मनिरपेक्षता और शिक्षक किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका प्रयोग आप इसी तरीके से लिखेंगे। लॉन्ग आंसर के रूप में लास्ट में आपको एक निष्कर्ष जरूर लिखना है, जिससे कि एक सार आप अपने क्वेश्चंस का लिख सकें, जैसे कि यहाँ पर है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक विद्यालय और समाज को जोड़ने में मुख्य भूमिका निभाता है। शायद यही कारण है कि भारतीय समाज में शिक्षक का विशेष महत्व है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। यह कथन बताता है कि नौनिहालों की देखरेख और उनके भविष्य का नागरिक बनाने के लिए शिक्षक कितना अहम योगदान देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षा के समाजशास्त्री आधार के मॉडल पेपर के रूप में मैंने आपके लिए एक पेपर तैयार किया है, जो संभावित क्वेश्चन पेपर्स और उनके संभावित तरीके, आंसर्स कैसे दिए जा सकते हैं और आंसर्स किस तरीके से दिए जाएंगे, इसका ये प्रतिदर्श है। केवल एक सैंपल पेपर है, इसमें कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए सहायक होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको प्रेरित करूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखें और पेपर को इसी तरीके से तैयार करते हुए अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद।